नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने फाइनल कर दिया था डीसी की तुलना में एसी के लाभ तथा हानियां या दोष के दो। अब अपने को इसके जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज करनी है अभी। हालांकि अपन ने बीच में सफिशिएंट न्यूमेरिकल कर लिए। अब ये देखते हैं ये कितने लेक्चर जाते हैं, एक जाता है, दो जाता है ना। अब इसमें कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव पार्ट अगर कठिन हुआ तो मैं आपको फॉर्मूला देकर आइडिया दे दूंगा कैसे ऐसे कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन की रेंज में तो फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, है ना। तो अब अपन एनसीईआरटी कॉर्नर ले रहे हैं, यानी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। ठीक है सर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं क्योंकि बुक आपके पास भी है। ये 100 ओम का प्रतिरोध, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, सप्लाई है ना। तो सब रेजिस्टेंस है 100 ओम, क्लियर। और सप्लाई जो अटैच है वीआरएमएस 200 वोल्ट। मैंने आपको बता रखा था जो आपको गिवन है, अब वो आरोपित बोलता है सप्लाई है तो फिर आप समझ जाए कि जो वो वीआरएमएस है। अगर कुछ अलग होगा तो ये आपको बोल के बताएगा। फ्रीक्वेंसी इसने बता दी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन है। आईआरएमएस बताइए, पहला क्वेश्चन। एक पूरे साइकिल में लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पावर यानी शक्ति का क्षय बताइए। तो दो पार्ट में इसने क्वेश्चन पूछा। पहला पार्ट आईआरएमएस, ठीक है। आईआरएमएस तो सिंपल ही निकल जाएगा। आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन आर, क्योंकि शुद्ध आर ही लगा रखा है, यानी 200 अपॉन 100 ओम, ठीक है। यानी आईआरएमएस 2 एम्पियर। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है। मैं बस दोबारा इसने देखने को उठाया था कि भाई आईआरएमएस ही पूछा या धारा का अधिकतम मान पूछा। अधिकतम पूछेगा तो फिर वो शिखर मान बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखा। एक पूरे साइकिल में लॉस ऑफ पावर बताना है आपको, है ना। सब इसको लॉस ऑफ पावर, ठीक है सब। तो बी लॉस ऑफ पावर, ये आपको धारा विद्युत के समय बताया था कि विद्युत ऊर्जा में या जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है वहां विद्युत ऊर्जा की दर और विद्युत ऊर्जा क्षय की दर दोनों को ही पावर कहते हैं। यानी एक ही फॉर्मूला है जो व्यय भी बताएगा और एक ही फॉर्मूला है जो शक्ति बताएगा। अगर कोई शक्ति पूछता तो भी मैं यही फॉर्मूला यूज लूंगा, और अगर शक्ति का क्षय पूछेगा तो भी यही। अब क्योंकि ये प्रतिरोध है इसलिए आप बिना सोचे समझे वीआरएमएस स्क्वायर का यूज कर लो, बिना सोचे। उसका रीजन है क्योंकि फाई बराबर 0 फॉर रेजिस्टेंस। और फिर अपन ये भी तो जानते हैं कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी में सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है। तो यहां पर पावर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। पी एवरेज वी स्क्वायर यानी 200 अगेन 200 अपॉन आर, ये सब 2 टाइम्स, तो लॉस ऑफ पावर आ गया आपका 400 वाट। सिंपल क्वेश्चन है।
अपन जब बुक्स के क्वेश्चन करते हैं तो बुक्स के क्वेश्चन वास्तव में आपको एक सिंपल फॉर्म में ही मिलेंगे। उसमें आपको ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि बुक्स के क्वेश्चन में कोई अपने को बहुत ज़बरदस्त कठिनता मिलेगी, क्योंकि अपन ने किए ना वो क्वेश्चन अपने आप में फिर भी दमदार क्वेश्चन माने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन में तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हो गया साहब। इसमें फ्रीक्वेंसी तो अपने कहीं भी रिक्वायर ही नहीं रही, तो देखो इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी की अपने को कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये बस अपन क्वेश्चन हाथ के हाथ पढ़ते हैं, सीधा है कि कठिन है वो बात की बातें। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। शिखर मान बोला ना इसने, यानी I0, ये कितना 300 वोल्ट। तो देखो छोटी छोटी चीजों से भले कुछ जानकारी तो मिलती है। VRMS बताओ, ठीक है, हाथ के हाथ बताते चलो, है ना। VRMS बताएं, सॉरी V का मान ही है ना, मैंने I लिख दिया क्योंकि वोल्ट अगर इसका यूनिट है तो ये V0 होगा, है ना। VRMS बताओ, तो हाथों हाथ 2 क्वेश्चन है। A VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, या अपन कहते हैं 0.707 V0 की वैल्यू रख दो डायरेक्ट 300, यानी 70.7 का 3 गुना, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 721.21 है ना। कैलकुलेटिव पोर्शन की थोड़ी सी मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं तो बस ये है कि 721 तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा। अभी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी मैं तो इसने सब पीक वैल्यू दी थी और VRMS पूछा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कुछ इसमें विशेष बात नहीं थी। इसका बी पार्ट है, एसी परिपथ में धारा का IRMS मान 10 एम्पियर है। अब इसका शिखर मान बताओ। इसमें उल्टा पूछ लिया, बी IRMS मान, ये तो इसने दे दिया अपने को, 1 मिनट, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। शिखर मान पूछा तो सब क्योंकि IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, इसलिए I0 बराबर शिखर मान हो गया ना √2 इंटू IRMS, ये 10। अब √2 का मान जानते हैं अपन 1.141 होता है, 1.141, तो स्वाभाविक उसमें 10 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.141 है ना, यही होता है ना, 1.141 ही होता है। वैसे ही मेरे को ध्यान एकदम थोड़ा सा मिस, इतना एम्पियर। ये सब इसके दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना, जिसमें इसने अपन से पहला तो पूछा था तो अपन ने बता ही दिया इसको, है ना, 1.414, ठीक है, अभी उसको सही कर दूंगा, 1.414 है ना, तो इसको सही कर दूंगा, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मेरे को भी एकदम। 1.414 यहाँ पे ना, 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 414 ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब 2 क्वेश्चन। अब इजी है सब, इसमें इजी हो सकता है, कठिन हो सकता है, ये तो अब करने पर ही पता पड़ता जाएगा ना। तो सब अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 है ना।
अपन कंटिन्यूशन में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 44 मिली हेनरी का प्रेरकत्व L बराबर 44 मिली यानी 10⁻³ हेनरी का प्रेरकत्व, ठीक। और सप्लाई बता रहा है 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति है ना। तो सप्लाई में 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को तो स्वाभाविक है अपन VRMS से लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी इसने बताइए 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इसने बताइए 50 हर्ट्ज, क्लियर। परिपथ में धारा के IRMS मान को ज्ञात करिए, है ना। तो सब अब IRMS ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा सा कठिनता हो सकती है, मैं जानता हूँ कठिनता कैसे होगी। तो सब पहले तो एक्सेल निकालो। एक्सेल मतलब प्रेरणिक प्रतिघात, है ना। पहले तो ये निकाल लो, बस इसी में लग रहा है मुझे कठिनता होगी। ओमेगा L, ओमेगा यानी 2πfl, ठीक। 2π, पाई को 3.14 ही रखता हूं देखा फिलहाल। F यानी 50 और L ये आ गया सब आपके 44 × 10⁻³ अब कैलकुलेशन कंफर्टेबल होगी तो मैं करूंगा ही से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 × 2 ये 100 हो गया, 100 तो मैंने डाल दिया उसमें, ठीक है। अब मेरे पास 10⁻⁻1 बचती है 314 और इसको मुझे 44 से गुणा करना है, बटे में 10 बच रहा है यानी 10⁻⁻1 बच रही है। 16 6 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 4 दिया 12, ठीक है साहब। इसी प्रकार वापिस अपन लिख दें 6 5 2 1, है ना। तो 6 1 ये 8 ये 3 और 1। अब इसमें साहब 100 का भाग तो ये जाना ही है, तो 138 और 10 हो तो ये हो जाएगा 13.816 की जगह में लिख देता हूँ 8 2। अब एक बार रफली बस मैं देख लेता हूँ, ये 50 × 100 उसमें डाल दिए 10⁻⁻1 बचा। 44 को मैंने 3.14 से गुणा कर दिया, मेरे हिसाब से आया 138.16, है ना। अब इसमें मुझे डिवाइडेड बाई 10 करना था, तो 138 तो 13.816 हो गया। उस 816 को मैंने लिख दिया 8 2, ठीक है। अब इसने पूछा IRMS, तो इसलिए IRMS = VRMS और केवल कुंडली लग रही तो प्रेरणिक प्रतिघात आ जाए, वही ओम्स लॉ चलेगा। बाकी तो VRMS = 220 और उसमें आप एक्सेल से डिवाइड करेंगे, ये सब एम्पियर में आ जाएगा। अब ये कितना आता है ये आप ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, है ना, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन मैं करूँगा तो देखो ये मान करीब 15 पॉइंट समथिंग बैठेगा, है ना, क्योंकि 13 को 10 तो 130 ही हो गए, 15 तो 15 पॉइंट मतलब 16 लगभग के बैठता है ये मेरे हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 16। अब आंसर आप देख लीजिएगा कि आंसर कितना आता है। मेरे को तो ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, ये लगता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ में भी आने चाहिए, अच्छे भी लग रहे होंगे। 4th क्वेश्चन में कह रहा है 60 माइक्रोफैरड, है ना। माइक्रोफैरड है तो संधारित्री होगा,
ये 60 माइक्रोफेरेड, माइक्रो इज नेम ऑफ पावर, घात का नाम है, 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं। -6 में एक तो ही डाल ही दूं 0, तो ये हो गया साहब 6 और -6 में एक 0 डाल दी तो ये -5 फेरेड। इतनी तो धारिता है। संधारित्र, इस धारिता का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये उलझा देता है इससे। आवृत्ति तो इसने बता दी 60 हर्ट्ज, ये कैलकुलेशन उलझा देगा मेरे हिसाब से। और अप्लाई वोल्टेज VRMS इसने बता दिया 110 वोल्ट, है ना। अब ये कहता है परिपथ में IRMS का मान बताइए। तो मैंने आपको कह दिया कि जहां लगता है कि कैलकुलेशन उलझेगी वहां मैं ज़्यादा आपको इसको एंटरटेन नहीं करूंगा। अब आप पहले की तरह ही XC निकालना। XC का मतलब 1/ωc, ओमेगा यानी 2πfc। सभी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पर अब इसने थोड़ी वैल्यूज ऐसी दी है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपोन में चला गया ना फंक्शन, तो जब राशि बटे में चल जाती है तो वो थोड़ा सा फिर कठिन हो जाती है। फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है, C दे ही रखा है ना। बाकी आपको वैल्यू XC निकालने के बाद अब इसने आपसे IRMS पूछा है, तो आप सिंपली IRMS बराबर VRMS अपॉन XC कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जहां अपने को लगता है कि सब ज्यादा अपने को कुछ एंटरटेन नहीं करना, तो अपन ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, समझ में आएगी ना बात। तो यहाँ पर अपन सिंपली इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, है ना। ऐसे भी डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब एक आइडिया मिल गया ना उसका ऊपर, तो फिर अपन बार बार क्यों उसको चलाएं। ये क्वेश्चन हो गया अपने 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, 3rd में तो कुंडली थी, 4th में भी अपन ने क्या संधारित्र था। में एक पूरे चक्र की अवधि में परिपथ में नेट कितनी शक्ति अवशोषित होती है, पावर बताओ साहब। तो देखो चौथे में L था, तीसरे में L था क्वेश्चन नंबर 3 में, और चौथे क्वेश्चन में C था, है ना। तो हम जानते हैं क्योंकि L व C के लिए धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ±π/2 होता है। अब ±π/2 होता है तो सैद्धांतिक रूप से औसत शक्ति 0 होगी, क्योंकि P बराबर अपन जानते हैं VRMS इंटू IRMS cos phi। phi 90 डिग्री है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5th को एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कोशिश कर रहे हैं अपन मैक्सिमम इसी लेक्चर में कवर कर लें। एक LCR परिपथ है, मैंने आपसे कहा था कोई इसे LCR कहता है, कोई RLC कहता है, श्रेणी वाला है। LCR परिपथ में L का मान दे दिया इसने, ये हो सकता थोड़ा नया दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड, माइक्रो यानी 10 की पावर -6, फेरेड को फेरेड लिख दिया, ठीक है। 32 माइक्रोफेरेड तथा प्रतिरोध इसने बता दिया R बराबर 10 ओम। चलो सब अभी कह रहा है अनादि आवृत्ति ओमेगा R,
यहाँ पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब अन्नादि आवृत्ति ही के कर रह जाता है, तो फिर मैं FR तक पहुंचा था। तो ये देखो एक दिक्कत है। हालांकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में तो ओमेगा आर पूछेगा तो ओमेगा आर लिखना पड़ेगा, FR पूछेगा तो FR निकालना पड़ेगा। लेकिन किताबों में दिक्कत हो जाती है। अभी जैसे कई जगह आप करोगे ऑब्जेक्टिव में भी आवृत्ति, तो या तो ऑब्जेक्टिव है तो आप मात्रक देख लो, रेडियन वगैरह दे रखा है तो फिर ओमेगा निकालना है, और हर्ट्ज दे रखा है तो F निकालना है। तो पहला तो ये कह रहा ओमेगा आर बताओ, फिर इसने एक सवाल पूछा गुणता कारक Q का मान भी बताओ। तो सब ये अब गुणता कारक Q तो अपन ने पहले नहीं निकाला, अभी तक अपने को Q निकालने की कहीं आवश्यकता पड़ी ही नहीं है ना। तो चलो सब देखो कोशिश करते हैं इसको एंड तक पहुंचाएं। तो पहले तो ओमेगा आर, तो क्योंकि कोणीय आवृत्ति 1/√LC, ठीक है, 1 L की वैल्यू क्या है साहब 2 हेनरी। या मुझे थोड़ा सा डाउट है कहीं मिली वगैरह नहीं हो, फिर भी चलो अपन तो करते हैं जो वैल्यू दे रखी है। एक बात बताऊं, कई बार होता है कि आंसर अलग हो और वैल्यू अलग हो, तो आप मैच करना, क्योंकि अपन तो जो लिख रहे हैं उसी से कर रहे हैं, है ना। C का मान इसने दे दिया 32 10⁻⁻⁶। तो सब ओमेगा आर, ये तो आपको दिख गया, मैं पेन भी चेंज करता हूं आदत के अनुसार। 32 दूनी 64, तो 64 का रूट तो आ गया 8, इसका तो निकाल 10⁻⁻3 -6 का रूट हुआ -3, -3 ऊपर जाएगा तो +3, है ना। यानी अगर आप इसको सोल्व करके लिखना चाहते हो तो, या भिन्नात्मक लिखना चाहते हो तो भिन्नात्मक लिख दो। जैसे 500/4, 250/2, 125 यानी 125 ही आ गया, ठीक है। तो ठीक है साहब, इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं हुई। रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा आर निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा, क्यों पूछा गुणता कारक। अब गुणता कारक के लिए आपको दो, देखो मैं पहले बताता हूं, है ना। सेकंड, ये एक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड इसने पूछा गुणता कारक, तो गुणता कारक में XL/R या XC/R। अब जो आपको इजी पड़ता हो, मेरे हिसाब से तो XL इजी पड़ता है, तो अपन तो XL को निकाल लेते हैं। XL ओमेगा आर L, है ना। ओमेगा आर अपने पास आ गया 125, L का मान 2 है, तो सब प्रेरणिक प्रतिघात ये हो गया 250 ओम, है ना। इसलिए गुणता कारक Q बराबर XL/R, XL की वैल्यू 250, R की वैल्यू 10 है, तो क्वालिटी अच्छी है सब। गुणता कारक का मान इसका आया 25, है ना। 25 एक अच्छी गुणता को दर्शाता है, अच्छी क्वालिटी को सर्किट की दर्शाता है, क्योंकि Q मच ग्रेटर देन 1। चलो सब करते जा रहे हैं अपन इसी क्रम में, है ना। रिपीट होंगे तो मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये NCERT के चल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन आपके पास भी किताब होगी। 30 माइक्रोफेरेड का आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी RL सर्किट, LC सर्किट हो गया ये। C 30 माइक्रोफेरेड, ये माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और 27 मिली हेनरी प्रेरकत्व 27 मिली यानी 10⁻⁻3 हेनरी। LC सर्किट तो साफ दिख गया ना।
परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? कोणीय आवृत्ति तो ठीक है, ओमेगा आर। एलसी सर्किट है तो एलसी सर्किट की आवृत्ति तो फिक्स है, 1/√LC 100। अब ये आप, मैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन का एक दायरे में देखें तो ये 3 कर दूं, 3 × 10⁻⁻5, ये 0 इधर डाल दी मैंने, और ये 27 × 10⁻⁻3। तो पावर तो होगी साहब -8, -8 का रूट -4, और -4 ऊपर जाएगा तो +4, पावर तो ये हो गया। रूट में अपने पास बचता है 27 × 3, ठीक है। अब 27 × 3 का मतलब हुआ 81, 81 ही हुआ है ना। तो यही दिख रहा है ना अपने को, 60 तो ये 7 है, 81, 81 का रूट 9 है ना, 9 नाम 81, तो ये ठीक है साहब। बस इसको यहीं रहने दो, इसमें ही खुश हो जाओ, क्योंकि आगे करेंगे तो फिर वो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो ये भी ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, आंसर बिल्कुल हद तक अपने पहुंचा दिया है ना, कोर्स में अलग से अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपन 7 तक कर चुके, और सबसे अच्छी बात है कैलकुलेशन इजी है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ये अभी 7 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये कह रहा है 7वां क्वेश्चन आपने किया, इसमें संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश, ये क्वेश्चन नंबर हो तो 8, लेकिन 7वें क्वेश्चन का हवाला दे रहा है। ये कह रहा है प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलाम है ना। मिली कूलाम का मतलब 6 10⁻³ कूलाम, ठीक है। ये कह रहा है आवेश है, प्रारंभ में परिपथ में कितनी ऊर्जा संचित होगी और बाद में कुल कितनी होगी, है ना। संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, अब सी उससे लेना पड़ेगा अपने को। सी इसने दे रखा था 30 माइक्रोफेरेड 7वें क्वेश्चन से, 30 माइक्रोफेरेड, है ना। क्लियर? संधारित्र में संचित ऊर्जा अपन जानते ही हैं, U बराबर ½ Q²/C, है ना। 3 रूप थे, मैं आपको लिख देता हूं याद नहीं हो तो। एक ½ CV² था, एक ½ QV था, और एक ½ Q²/C था। तो इस समय अपने को आवेश दे रखा है, धारिता ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखी थी, तो धारिता और आवेश से तो ये पहला वाला जोड़ा ही बैठेगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट उसी को अप्रोच कर लिया था। तो U बराबर ½ Q², तो 36 और 10⁻³ का स्क्वायर किया तो -6। C है 30 है इंटू 10⁻⁻6, ये भी -6 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास बचता है 18/30, है ना, यानी 6/10। तो सब संचित ऊर्जा कितनी है? 0.6 जूल। इसमें एंड में इसने कुछ और भी पूछा है, मैं पढ़ लेता हूं और आपको बता देता हूं, है ना। ये इसमें पूछ रहा है, आपको दिख जाता तो फिर मैं टेबल पे रख दूं ना ये टैबलेट, तो मेरे को भी कंफर्ट रहेगा, है ना। मैं क्वेश्चन इसमें से देखता रहूंगा। तो सब ये बाद में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी, कितनी ऊर्जा होगी। तो सब संधारित्र और कुंडली, ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऊर्जा का संचय करते हैं, ऊर्जा का क्षय नहीं करते। प्रतिरोध तो ऊर्जा का क्षय करता है ना। इससे जो प्रारंभ में ऊर्जा वही अंत में होगी, यानी अंतिम ऊर्जा भी 0.6 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर था ये 8,
अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, है ना। तो साहब मेरे वहां रखे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ है, वो यार एलसीआर के दो। आर का मान 20 ओम, आर बराबर 20 ओम, ठीक है। एल 1.5 हेनरी, एल 1.5 हेनरी एंड सी 35 माइक्रो फेरेड, सी 35 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। ये आरएलसी सर्किट एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। सप्लाई मतलब वीआरएमएस कितने वोल्ट की, 200 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। जब आपूर्ति की आवृत्ति यानी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी, नहीं। अब इससे सीधा सीधा देखो, कोई उलझान नहीं है, कह रहा है देखो, इसको एक बार और पढ़ देता हूं मैं। एक आरएलसी परिपथ है जिसमें आर का मान 20 ओम है, एल का मान 1.5 हेनरी है, सी का मान 35 माइक्रोफेरेड है। एक परिवर्ती आवृत्ति यानी वीआरएमएस लिख ही दिया मैंने, आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर मतलब नाद हो गया, है ना, तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित शक्ति का मान बताइए। अब सब अन्नाद है, अन्नाद के समय प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर और कलांतर 0 होता है, तो सब ये स्थिति अन्नाद की स्थिति है ना, वो उसके लैंग्वेज से पता पड़ गया। तो अनुनाद की स्थिति, तो अनुनाद पर यह आपके प्रतिबाधा तो होगी प्रतिरोध के बराबर मिनिमम, वह कलांतर हो गया फाई बराबर 0। इस समय आरएलसी परिपथ का बिहेवियर शुद्ध प्रतिरोध वाले बिहेवियर की तरह होता है, इसलिए पावर डायरेक्ट निकाल लो आप, VRMS स्क्वायर अपॉन आर। आपको पता हो तो अभी अपन ने कोई सवाल किया भी था, वो जो सवाल किया था उसमें अपन ने शक्ति निकाली थी जो प्रतिरोध वाला था, प्रतिरोध वही, अब प्रतिरोधी तो रह गया है ना, बाकी तो परिणाम ही 0। तो सब ये VRMS कितना 200 इंटू 200 अपॉन आर, आर यानी 20, तो सब ये 10 बार, तो आंसर सीधा सीधा आ गया 2000 वाट, है ना। तो साहब इसमें कुछ विशेष निकल के नहीं आया, सवाल भले ही बहुत लंबा था। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ी स्पीड में चल रहा है अपना काम। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। पेन भी चेंज कर लूं, पेन चेंज नहीं कर पा रहा मैं क्वेश्चन की व्यस्तता के कारण। एक रेडियो को मीडियम वेव, सॉरी, MW का मतलब मीडियम वेव, SW का मतलब शॉर्ट वेव। तो एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर, आवृत्ति परास इसने दे दी, ये F1 बराबर 800 किलोहर्ट्ज, 800 किलो घात का नाम है इतने हर्ट्ज, और परास दिए तो दूसरी भी देगा, F2 इज इक्वल टू 1200 किलोहर्ट्ज। सवाल पढ़ रहा हूं मैं अभी, देखते हैं देखा क्या रेंज रहती है इस सवाल की, ठीक है। तक समस्वरित किया जा सकता है, समस्वरित का मतलब ट्यून, अनुनाद, है ना। यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावी प्रेरकत्व, वाह एल भी दे दिया, प्रभावी प्रेरकत्व L
200 माइक्रो हेनरी है। देखो सब ये टेबलेट अड़ गया, जरा सा पन्ना चेंज कर दिया इसने 2 मिनट, है ना। इतनी सेंसिटिव होती हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। 200 माइक्रो हेनरी, तो 200 माइक्रो बोल दिया तो 10⁻⁻⁶ हेनरी। अभी मैं काट छाट नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। अब ये कह रहा है इसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए, यानी ये C1 और C2 ये पूछेगा आपसे। चलो सब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, L दे रखा है, तो सब क्योंकि LC सर्किट है ना, LC सर्किट पता पड़ गया क्योंकि C पूछ रहा है। LC सर्किट की आवृत्ति फॉरएवर कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अब इसको सिंपल F लिख लूं मैं ना, क्योंकि वो F1 F2 डालना पड़ेगा ना मेरे को, तो F ही लिख लेता हूं। F बराबर ये है ना। अब ये यूं कह रहा है अपन से कि आपको F1 के लिए C निकालना है, F2 के लिए C निकालना है, L फिक्स है। पन्ना आगे ले जाऊं सब में ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, है ना। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो ये आवृत्ति का स्क्वायर है ना, 1 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर रूट LC है ना, ये हो गया। इसलिए C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LF है ना। अब देखो इसने L आपको दे ही रखा है, एक मिनट, L आपको दे रखा है, ये रहा, फिक्स है। अब आपने क्या करना है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो सब आपको इफ F इज इक्वल टू F1 तो फिर निकालना C1, यानी C1 बराबर 1/4 पाई स्क्वायर L फिक्स है या F1, ये स्क्वायर आएगा सब, है ना, शिफ्ट किया ना, ये F1 स्क्वायर, इससे तो निकल जाएगा C1। और इफ F इज इक्वल टू F2 तो C2, ये आप 1/4 पाई स्क्वायर L फिक्स है इसे, या F2 रख देना। तो साहब ये इसने पूछा था ना अपन से, इसने पूछा था कि रेंज बताओ संधारित्र की धारिता की, तो साहब एक बार C1 निकलेगा, एक बार C2 निकलेगा। फॉर्मूला आपके सामने प्रिपेयर है ही सही, यानी फॉर्मूले में कुछ आपको करना नहीं है, तो ये आप कर लोगे। इसको बहुत लंबी कैलकुलेशन जा सकती है, इससे मैं इसमें नहीं उलझूंगा, है ना। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है LCR परिपथ दिखाया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखें। कुछ विशेष होगा तो मैं बना दूंगा, पर मैंने आपको बता दिया कि R LC तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें आवृत्ति के, ये कह रहा है जिससे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट VRMS 230, ये क्या है, मान ऐसे देता है कई बार जिससे शक हो जाता है कि इसकी कैलकुलेशन तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा डाउट हो जाता है। अब ये कहता है L बराबर 5 हेनरी, है ना। मैं पहले लिख लेता हूं सब चीजें, और फिर अगर किया हुआ सवाल होगा तो मैं आपको वैसे आइडिया दे दूंगा। C बराबर 80 माइक्रोफेरेड, 80 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ फेरेड, एंड R इज इक्वल टू 40 ओम, ठीक है। RLC सर्किट है तो ये देगा ही सही। अब देखो ये क्या क्या पूछ रहा है। इसका पहला क्वेश्चन A, स्रोत की आवृत्ति निकाली जो उन्नाद उत्पन्न करे। आवृत्ति ओमेगा R 1/√LC है जो उन्नाद उत्पन्न करती है, या अब आंसर से पता पड़े, मेरे पास तो वो है नहीं,
अब मैं तो आगे पढ़ूंगा तब बताऊंगा। तो साहब ये निकालनी है, एल और सी है ही से आपका, वैसे निकल जाएगी 2 मिनट में, है ना। अगर ओमेगा आर पूछेगा तो ओमेगा आर तो मैं खटाखट निकाल दूंगा, है ना। ओमेगा आर में तो कोई दिक्कत नहीं, पर आगे पढ़ लेता हूँ कि भाई आगे कुछ विशेष है तो फिर इसको करने में दिलचस्पी लेंगे अपन। अगर पुराने जैसा ही तो जैसे अभी तक तो अपने को लग रहा है कि यार वही सवाल है जैसे अपन करते हैं। अभी ओमेगा आर निकालना हो तो ओमेगा आर तो इसमें कंफर्ट हो रहा है, देख लो मैं निकाल देता हूँ। ओमेगा आर तो निकल रहा है, तो ये ओमेगा आर है ना। अब एफ आर निकालना होगा तो फिर वो मैं नहीं निकालूंगा, एफ आर में फंस जाऊंगा। एल कितना है 5 और सी ये 80 इंटू 10⁻⁻6 माइनस, चलो अगले में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, है ना। -6 का रूट -3, -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। 8 पंजे 40 यानी 400 हो गया। रूट 400 का मतलब 20, तो बटे में आ गया 20। ये 0 से 0 कट गया, यानी 50 रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा आर पूछ रहा है तो मैंने निकाल दिया। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनादि आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। बी, अनाद के समय प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो वो कितनी, प्रतिरोध का मान 40 होंगे, तो ये तो साहब डायरेक्ट मानेंगे अपन। अब ये कह रहा है कि अनादि आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। धारा का आयाम का मतलब I0 होता है। तो देखो पहले तो अपन निकालें IRMS, है ना। IRMS बराबर तो हुआ VRMS अपॉन R एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। अनाद के समय की बात है। 2 क्वेश्चन पूछे थे इसने, एक का तो अपन ने जवाब दे दिया। अब दूसरा धारा का आयाम निकालिए, तो मैं जो समझ रहा हूं वो आपको समझाता हूं। IRMS बराबर VRMS अपॉन R। VRMS का मान इसने दे दिया 230, R का मान अपने लिख ही रहा है, ठीक है सर। यानी IRMS तो हो गया 23/4 एम्पियर। अब क्योंकि धारा का आयाम, तो धारा का आयाम तो कहते हैं I0 को, है ना सर। तो सब क्योंकि IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, इसलिए धारा का आयाम I0 √2 इंटू IRMS, यानी ये हो गया आपके 23/4, क्या हो गया 23/4, है ना। अब 23/4 हुआ तो 2 इंटू 2 √2, तो भी चलो आप इसको तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं फिर इसको कैलकुलेट करूंगा तो रूट वाला पोर्शन आ गया ना, तो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। लास्ट में पूछ रहा है सी, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभव के पतन या विभव पात के आरएमएस मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनादि आवृत्ति पर एलसी पर विभव का पतन 0 होता है। अब ये यूं कह रहा है कि परिपथ के तीनों का मतलब आर, एल और सी पर विभव का पतन का आरएमएस मान निकालिए। ठीक है साहब, धारा तो यहाँ छोड़ दी अपन ने। अपने धारा ये वाली काम आएगी जनरली, इसने पूछा तो अपना आंसर ये वाला होगा, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब अगला ये पूछता है आर पर वोल्टा वीआरएमएस में बताइए, एल और सी पर भी वोल्टा वीआरएमएस में बताइए, है ना। तो सब सी आर पर वोल्टा, है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, आर के लिए, है ना। आर के लिए तो वीआरएमएस बताना अपने को, है। वीआरएमएस इज इक्वल टू आईआरएमएस इंटू आर, सीधा सीधा आ जाएगा सब, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो धारा समान होती है। यानी
IRMS कितना था साहब अपना 23/4 और R का मान 40 है ना, ये आ रहा है, देख लेते हैं। ये IRMS 23/4 और ये 40, तो ये 10 बार कट गया, यानी 230 वोल्ट। एक बात और देखना बच्चों, अनाद के समय प्रतिरोध पर वोल्टता और आरोपित वोल्टता दोनों बराबर होती हैं। देखा दिखता है नहीं दिखता भी आप देख लिए है ना, देखो आप है ना, देखो आरोपित वोल्टता भी यही है और प्रतिरोध पर वोल्टता भी यही है। अब दूसरा इसने पूछा है कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता। अनाद के समय हम जानते हैं, ये देखो एक तो निकाल देना। अब अनाद के समय है ना, या अनाद पर L व C पर वोल्टता समान होती है, यानी VRMS फॉर C इज इक्वल टू VRMS फॉर L, दोनों बराबर होंगी। ये कितनी होगी IRMS XL है ना, यानी IRMS तो ठीक है अपने पास है ही सही, कितना 23/4। XL शायद अपन ने नहीं निकाल रखा, ओमेगा आर है ना अपने पास, ओमेगा आर से निकाल लेंगे। तो XL बराबर अपन लिख दें ओमेगा आर एल, ठीक है। तो 23/4, ओमेगा आर का मान 50 और कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो L बराबर 5, ठीक है। तो सभी L बराबर 5, यानी कुंडली और संधारित्र पर वोल्टता कितनी हुई, तो ये अपने को बतानी है। अब आप ऐसे समझो, कोई इजी कैलकुलेशन अपन करना चाहें तो अब देखो ये 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 से कोई पूरा तो जा नहीं रहा साहब। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 23 × 250/4 है ना। अब ये आप कह सकते हो 23 × 125/2 वोल्ट है ना। इसको ऐसे ही रोक दो, इसमें ज्यादा। इसने एक बात और पूछी है, इसने कहा LC संयोजन पर परिणामी वोल्टता कितनी होगी। तो साहब LC संयोजन पर परिणामी वोल्टता 0 होगी है ना, क्योंकि अनाद के समय दोनों विपरीत हैं। तो अपन जानते हैं VRMS L माइनस VRMS C, तो साहब दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का परिणामी तो 0 ही आएगा है ना, होने में। अच्छा ये ज्यादा भी निकलेगी, आपको मैंने ये बताया था कि अनाद के समय जो कुंडली पर वोल्टता होती है वह इन पर वोल्टता से अधिक होती है ना। तो साहब अब दोनों बराबर हैं तो परिणामी वोल्टता 0 आएगी। ये साहब धारा का मान निकाल लिया था अपन ने, 1 मिनट टैली कर लें अपन है ना, सॉरी। धारा का शिखर मान बोला था इसने, तो धारा का शिखर मान अपन ने बता ही दिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। प्रतिरोध पर वोल्टता आएगी, ये देखो ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 3437.5 है ना। अब मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया पर ये दिखा रहा है आंसर में कि ये 3437.5 आ रहा है। तो मैंने आपको कहा भी था, जब मैं क्वालिटी फैक्टर बता रहा था तो मैंने आप क्वालिटी फैक्टर में कहा था VOL और VOC इज ग्रेटर देन VORLC, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1, तो इन पर वोल्टता भी ज्यादा होती है, पर इनका परिणामी 0 है। ये अपन ने अलग से दिखा दिया, ठीक है। ये सब इसमें 12 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में। अब सब चूंकि ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन आया नहीं तो मैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को पकड़ता हूं, अगर दिखता है मुझे तो है ना। देखो 23वां क्वेश्चन अतिरिक्त अभ्यास में दिखा, कर लेते हैं ना। ट्रांसफार्मर का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया ना अपन ने, तो अपने पास 10-15 मिनट है।
एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अगर मान लो कोई कमी रह जाती है तो लेंगे अपन, यूं थोड़ी के छोड़ेंगे, है ना। चलो 10-1 मिनट अपने पास, 1 घंटा पूरा होने में बचते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नहीं आ रहा था। एक शक्ति संचरण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे, 4000 फेरे हैं। एनपी प्राइमरी, इसमें फेरों की संख्या 4000 है और 2300 वोल्टता पर शक्ति निवेश की गई है। वीपी बराबर 2300 वोल्ट, है ना, इस पर शक्ति का निवेश है। 230 वोल्ट निर्गत शक्ति है, निर्गत का मतलब वीएस, ये 230 वोल्ट है, ठीक है साहब। प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए, है ना। अपचाई ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलो सब, ट्रांसफार्मर का भी क्वेश्चन आ गया। NS/NP बराबर VS/VP, इसका अपन ने फिर के बराबर लिखा था रूपांतरण गुणांक। इसलिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS बराबर VS/VP इंटू NP। VS का मान 230, VP का मान 2300, है ना, और NP ये 4000 है। तो ये साहब 10 बार कटा और ये एक जीरो इसकी कट गई, तो सेकेंडरी कोयल में फेरों की संख्या होनी चाहिए 400। चलो साहब, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन भी आ गया, टाइम तो अभी भी अपने पास है। तो ट्रांसफार्मर का और क्वेश्चन भी अपन देखते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर के अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, 23वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ट्रांसफार्मर का, है ना। अब 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में तो इतनी कोई दम नहीं है, 25 को और देख लेते हैं ना, छोटे छोटे देखते हैं सब। 25 क्वेश्चन नंबर 25, है ना। टाइम है सब अपने पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 में कह रहा है 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर, तो उत्पादन तो 440 वोल्ट पर होता है, ठीक है। शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र में 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। उत्पादन तो होता है सब 440 वोल्ट पर, है ना। 15 किलोमीटर दूर इसको भेजना है जहां 220 वोल्ट पर ये काम आएगी। 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों लाइनों का प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। इसको रो लिख लूं साहब, 0.5 ओम पर किलोमीटर, है ना। और लाइन की कुल लंबाई देख लें अपन, 2 लाइन है ना, तो 15 किलोमीटर एक, तो 15 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर, सॉरी 15 और 15, है ना। थोड़ा सा समझ के करेंगे साहब, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, 1-2 मिनट चाहे ऊपर हो जाए, है ना। ये सब कुल लंबाई 30 किलोमीटर होगी, तो कुल प्रतिरोध तो अपने को पता पड़ गया। ये 1 किलोमीटर में 0.5 ओम का प्रतिरोध है, तो 30 किलोमीटर में कितना होगा, रोएल, यानी 0.5 इंटू 30, यानी प्रतिरोध तो हुआ 15 ओम, ठीक है ना। अब ये कहता है कस्बे को उप स्टेशन में लगे 4000 से 220 वोल्ट अपचाई ट्रांसफार्मर की लाइन से शक्ति पहुंचती है ना। मतलब ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो 4000 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर देता है ना।
ऊष्मा के रूप में लाइन में होने वाली शक्ति का क्षय बताइए। पहला इसका क्वेश्चन ये है। तो रिक्वायर्ड पावर तो अपने को पता है ना, किस वोल्टा पर ये भेजें वो भी बता देंगे अपन, कितनी करंट चाहिए है ना, और कितनी वोल्टा पर काम में ले रहे हैं। चलो सब एक एक क्वेश्चन का अपन जवाब देते हैं। तो सब पहले लाइन की लंबाई निकाल ली अपन ने, प्रतिरोध निकाल लिया। अब सब इसको एक बार और पढ़ दूं, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा हूं मैं अपने आप को। 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर, अब जो उत्पादन किया उसको तो छोड़ो, 440 का तो कोई रोल नहीं है, जहां पहुंच रहा है वहां देखो। 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति है ना, रिक्वायर कितनी है पावर वो लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, P रिक्वायर 800 किलोवाट, यही कह रहा 800 किलोवाट। किलो का मतलब 10 की पावर 3 वाट है ना, इस शक्ति का रिक्वायरमेंट है। 800 किलोवाट भी सही है, अगर ऐसा कैसे लिख दें 800 किलोवाट, एक बार ये भी लिख दें क्योंकि क्या पता खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हो। अब ये कह रहा है कि लाइन का 1 किलोमीटर में प्रतिरोध 0.5 ओम, मैंने लिख ही दिया, आपको समझा भी दिया, ओम पर किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, कस्बे को उप स्टेशन में लगे 4220 वोल्ट पर अपचाई ट्रांसफार्मर पर शक्ति पहुंचती, यानी पहुंचाई तो 4000 पर थी, ठीक है। तो पहुंचाई तो आपने 4000 वोल्टेज पर थी, ध्यान से समझना साहब, वहां जाके उसको 220 में कन्वर्ट कर दिया। तो साहब इतनी शक्ति आपने 4000 वोल्ट पर पहुंचाई, इस लाइन से पहुंचाई जिसका प्रतिरोध इतना है। तो पहले ये देखें पावर लॉस कितना हुआ है ना, ये पूछ भी यही रहा पहला क्वेश्चन कि साहब ऊष्मा के रूप में शक्ति का क्षय बताओ। तो साहब पावर लॉस मैंने आपको बता दिया, जिन सूत्रों से अपन पावर कैलकुलेट करते हैं उन्हीं सूत्रों से लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा I² R, तो पहले निकालो 4000 वोल्ट पर या 4000 वोल्ट और शक्ति अपने को 800 किलोवाट पहुंचानी इस प्रतिरोध पर, तो सब I निकालें पहले। तो क्योंकि I बराबर P/V, पावर कितनी इतनी पहुंचा है। अब देखो अभी मैं समझाता हूं साहब, है ना, मामला थोड़ा सा। V 4000, ये साहब 3 0 कटेगी 4 से, ये तो कितने एम्पियर धारा चाहिए 200 एम्पियर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, लाइनों में शक्ति का जो संचार होता है लाइन में वो धारा के द्वारा, आप जैसे आपने मांगी, कितनी शक्ति मांगी 800 किलोवाट। अब ये शक्ति लाइन में भेजेंगे यानी तार के द्वारा भेजेंगे, तो तार में क्या प्रवाहित करेंगे धारा, P बराबर V × I, तो I बराबर P/V, यानी इतनी धारा चाहिए कितनी शक्ति के लिए 800 किलोवाट। अतः पावर लॉस ऑफ पावर I² R, I² × R, लाइन का प्रतिरोध कितना है 15। और सब ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, इन 4 जीरो को तो अलग कर दो, 15 चौको 60, 600 किलोवाट, इतना लॉस हो गया सब पावर का, 600 किलोवाट का लॉस हुआ है ना। दोबारा एक बार लास्ट में समझा देता हूं, पावर को जब ट्रांसमिट करते हैं लाइनों में, जैसे आपको ही मान लो चक्की लग रही है आपके यहाँ, तो आपको पावर चाहिए होगी, वो पावर आपके यहाँ गवर्नमेंट तार से भेजेगी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे भेजेगी, धारा के द्वारा भेजेगी। तो 4000 वोल्ट पर
800 किलोवाट शक्ति भेजने के लिए आवश्यक धारा I बराबर 200 एम्पियर। तो पावर लॉस कितना हुआ? 600 किलोवाट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है सब, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए? अब सब जिस बंदे को चाहिए, देखो यही पूरा करने की सोच रहा हूं मैं, वो तो 800 किलोवाट चाहिए, लॉस हो रहा है 600 किलोवाट का, तो कितनी पावर भेजनी पड़ेगी? रिक्वायर और लॉस, भाई अगर आप 800 ही भेजेंगे तो 600 किलोवाट का तो लॉस होगा, तो उस तक तो 800 पहुंचेगी नहीं, 200 ही पहुंचेगी। तो आपको उसको 800 पहुंचाना है, 600 किलोवाट का लाइन में लॉस हो गया, तो आपको कितनी रवाना पड़नी पड़ेगी? 800 प्लस 600, यानी आपको 1400 किलोवाट शक्ति तार से भेजनी पड़ेगी। इसके दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है ना? अब ये तीसरा कह रहा है सी में इसने कहा कि जो आपने ट्रांसफार्मर लगाया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसका एक मिनट, है ना, ये कह रहा है सी में संयंत्र के ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता बताओ। संयंत्र के, यहां पे जरूर अब संयंत्र बना रहा था 440 वोल्ट पर और गांव में आई 4000 पर, तो 440 को 4000 में कन्वर्ट किया, वोल्टा बढ़ा ली, वोल्टा बढ़ाई तो धारा घटा ली, धारा घटा ली तो लॉस घट जाएगा, है ना? तो साहब इसका आंसर यही है कि जो इन्होंने वोल्टा बढ़ाई, वोल्टा बढ़ाने से धारा में कमी होगी और धारा में कमी होगी तो लॉस कम होगा। अब एक बार बस 2 मिनट में और समझाता हूं, इतना टाइम है मेरे पास। ये लाइन की कुल लंबाई है, 2 तार की लाइन है, 1 किलोमीटर में प्रतिरोध इतना है, तो टोटल लाइन का प्रतिरोध इतना, इतनी शक्ति चाहिए। ये आपने लगा रखा है जहां पर रिसीव कर रहे हो, जहां से बनाया हुआ तो कितने वोल्ट पे बनाई? 440 वोल्ट पर। जहां भेजा आपने वहां अपचाई लगा रखा है, वहां 4000 से 220 में कन्वर्ट करोगे, तो भेजा तो वहां तो आपने 440 को किस में कन्वर्ट किया? 4000, और जहां रिसीव किया वहां 4000 किस में कन्वर्ट हो गया? 220 में। अब आपको 800 किलोवाट शक्ति 4000 वोल्ट पे भेजी जा रही है, देखो ना, 440 को किस में कन्वर्ट कर गया? 4000। तो कितनी धारा भेजनी पड़ेगी? कैलकुलेशन के लिए अकॉर्डिंग आगे 200 एम्पियर। किस लाइन से? इस 15 ओम वाली लाइन से भेज दो। लॉस कितना हुआ? लॉस अपन ने कैलकुलेट कर लिया 600 किलोवाट। ये पहला आंसर। ये कह रहा है संयंत्र को कितनी शक्ति भेजनी चाहिए? तो 800 किलोवाट तो ग्राहक को चाहिए, 600 किलोवाट का लॉस हो गया तो 1400 किलोवाट भेजनी चाहिए। अब लास्ट सी में इसने कहा कि ये जो इसने 440 को 4000 में कन्वर्ट किया, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया? ऊंचाई। इसका क्या रीजन है? और सब ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा दिया तो स्वाभाविक है वोल्टा बढ़ा ली, धारा घटा ली, धारा घटा दी तो लॉस ऑफ पावर घट जाएगा, है ना? तो ये खास है। तो बच्चों कमोबेश सभी क्वेश्चन कवर हो चुके। मेरे को नहीं लगता कि कोई और इसका एपिसोड अपने को लेना चाहिए, फिर भी मैं देख लूंगा, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर कोई संग्रह होगा तो देख लूंगा, नहीं तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ किसका स्टार्ट करना है ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।